20 अक्टूबर 2011 लीबिया का शहर सरते जलता हुआ रेगिस्तान, आसमान से गिरती आग जैसी धूप और चारों तरफ फैली खामोशी में छिपा हुआ एक खौफनाक सीन। रेत के बीच एक टूटा हुआ सीवर पाइप और उसके अंदर दुबका बैठा एक बूढ़ा आदमी जिस पर खून सूख चुका था, कपड़े चिथड़ों में बदल चुके थे, बाल बिखरे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में अब भी डर का नामो निशान नहीं था। उसके हाथ में एक सुनहरी पिस्तौल थी, जैसे वो अब भी आखिरी लड़ाई के लिए तैयार हो। सवाल ये है, आखिर कौन था ये शख्स जो मौत के इतने करीब होकर भी झुका नहीं? क्यों पूरी दुनिया उसकी तलाश में थी? और कैसे एक देश का सबसे ताकतवर इंसान इस हालत तक पहुंच गया? ये कोई आम आदमी नहीं था, ये था कर्नल मुअम्मर गद्दाफी। वही गद्दाफी जिसने यूनाइटेड नेशंस के मंच पर खड़े होकर अमेरिका को खुली चुनौती दी थी। वही गद्दाफी जिसे दबाना दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों के लिए भी आसान नहीं था। यहां तक कि रोनाल्ड रेगन ने गुस्से में उसे मैड डॉग ऑफ द मिडिल ईस्ट तक कह दिया था। But we know that this mad dog of the Middle East has a एक ऐसा लीडर जिसने अपनी पूरी लाइफ टकराव में बिताई, कभी वेस्टर्न पावर के खिलाफ, कभी अपने ही सिस्टम के अंदर चल रहे खेल के खिलाफ। लेकिन कहानी सिर्फ टकराव की नहीं है। उसने अपने देश में ऐसे फैसले भी लिए जिनकी वजह से आम लोग उसे याद रखते हैं। पेट्रोल सस्ता करना, हर परिवार को घर देने का वादा और एक ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश जिसमें आम आदमी को कुछ राहत मिले। यही वजह थी कि कुछ लोगों के लिए वो इनकलाब का चेहरा था, तो कुछ के लिए खतरनाक तानाशाह। उसकी एंट्री ही अलग होती थी, रंग बिरंगे कपड़े, अजीब स्टाइल और वेस्टर्न कल्चर पर खुलेआम तंज कसना। इंटरनेशनल समिट में वो सिर्फ नेता नहीं, एक अलग ही कैरेक्टर बनकर पहुंचता था और सारी नजरें उसी पर टिक जाती थीं। गद्दाफी का माइंडसेट भी उतना ही अलग था। वो कहता था, जो अपने लोगों से डरता है वो हाकिम नहीं हो सकता। इसलिए वो बुलेट प्रूफ जैकेट से दूर रहता, जनता के बीच खुलकर जाता और महलों की बजाय तंबुओं में रहना पसंद करता था। यहां तक कि न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग के दौरान भी उसने होटल छोड़कर अपना रेगिस्तानी टेंट लगाया। एक सीधा मैसेज कि वो बाकी नेताओं जैसा नहीं है। उसकी सिक्योरिटी भी किसी फिल्म से कम नहीं थी, सिर्फ महिला गार्ड्स। उसका मानना था कि महिलाएं ज्यादा वफादार और बहादुर होती हैं। एक ऐसा बयान जो सीधे समाज के पुराने सोच पर वार करता था। लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदल गया। वही आदमी जिसने दुनिया की सबसे बड़ी पावर को आंख दिखा दी, वो अपने ही देश के लोगों के हाथों घसीटा गया। जब उसकी आखिरी तस्वीरें सामने आईं, तो पूरी दुनिया शॉक में चली गई। सवाल उठे, क्या वो हीरो था या विलेन? क्या वो एक निर्दयी तानाशाह था या वो इंसान जिसने वेस्टर्न देशों की नींद उड़ा दी थी? एक अरब जर्नलिस्ट ने तो यहां तक कहा था कि गद्दाफी मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स का पिकासो है, जटिल, अलग और समझ से परे। अगर आप ऐसी ही सच्ची और गहराई से भरी कहानियों को समझना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, पूरा सिस्टम समझने का सफर है। सिर्फ इतना था कि जिसने कभी अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेके, उसका अंत उसके अपने ही लोगों के बीच उसी जमीन पर लिखा गया। और यहीं से शुरू होती है उस आखिरी दिन की असली कहानी, जिसे दुनिया आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाई है। लीबिया के सरते के रेगिस्तान में एक साधारण सा तंबू, और उसी तंबू के अंदर 1942 में जन्म हुआ एक ऐसे बच्चे का जिसका नाम आगे चलकर पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स को चैलेंज करने वाला था, मुअम्मर गद्दाफी। उसका परिवार बेदून कबीले से था, यानी वो लोग जिनका कोई पक्का ठिकाना नहीं, जो ऊंट, भेड़ और बकरियों के साथ पानी और चारे की तलाश में रेगिस्तान में भटकते रहते थे। बचपन में गद्दाफी की दुनिया भी यही थी, धूल, जानवर और लंबी खामोश यात्राएं। लेकिन उसके माँ बाप की सोच अलग थी। वो चाहते थे कि उनका बेटा सिर्फ चरवाहा बनकर ना रह जाए, वो पढ़े, आगे बढ़े, कुछ बड़ा करे। यही वजह थी कि उसे सबसे पहले कुरान की तालीम के लिए मदरसे भेजा गया। वहीं से उसके अंदर इंसाफ, बराबरी और हक की समझ धीरे धीरे शेप लेने लगी। पढ़ाई के लिए जब वो शहर पहुंचा तो उसके सामने एक बिल्कुल अलग दुनिया खुली। स्कूल, किताबें, नए लोग और एक ऐसा माहौल जहां सवाल पूछने की आजादी थी। गद्दाफी सिर्फ पढ़ने वाला लड़का नहीं था, वो ऑब्जर्व करता था, सवाल करता था और अपनी बात रखने से पीछे नहीं हटता था। क्लास के अंदर भी और दोस्तों के बीच भी वो धीरे धीरे एक नेचुरल लीडर की तरह उभरने लगा। लेकिन असली मोड़ तब आया जब उसकी नजर पड़ी गमाल अब्देल नासिर पर। नासिर सिर्फ एक नेता नहीं था, वो एक आइडिया था, एक ऐसा विजन जिसमें अरब दुनिया को एकजुट करने की बात थी, वेस्टर्न ताकतों को सीधी चुनौती देने की हिम्मत थी। गद्दाफी ने उसके भाषण सुने, उसकी आइडियोलॉजी को समझा और अपने अंदर एक सवाल पैदा किया, अगर मिस्र बदल सकता है तो लीबिया क्यों नहीं? यहीं से उसका बिहेवियर बदलने लगा।
वो स्कूल में बच्चों को इकट्ठा करता, पॉलिटिकल बातें करता और खुलकर वेस्टर्न पॉलिसीज और इजराइल के खिलाफ बोलने लगा। ये सिर्फ बातें नहीं थी, ये एक माइंडसेट का बिल्डअप था। पढ़ाई पूरी होने के बाद उसने आर्मी ज्वाइन की और वहीं से उसका डिसिप्लिन, उसका एटीट्यूड और उसकी सोच और ज्यादा शार्प हो गई। उसे ट्रेनिंग के लिए ब्रिटेन भेजा गया, जहां उसने मॉडर्न हथियारों और मिलिट्री टैक्टिक्स को समझा। लेकिन उसी दौरान उसने एक और चीज नोटिस की, वेस्टर्न लोगों का रवैया, एक सटल सुपीरियॉरिटी, एक हिडन डिसरिस्पेक्ट। यही चीज उसके अंदर एक और लेयर का गुस्सा भर गई। उसे साफ लगने लगा कि अगर इज्जत चाहिए तो खुद की ताकत बनानी पड़ेगी, बोरोड पावर से कुछ नहीं होगा। उधर लीबिया की ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही कहानी बता रही थी। ऊपर से देश तेल की वजह से अमीर दिखता था, लेकिन नीचे सिस्टम पूरी तरह से स्क्यूड था। सत्ता पर बैठे थे किंग इद्रिस, लेकिन असल कंट्रोल उनके हाथ में कम और उनके आसपास बैठे लोगों और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में ज्यादा था। बूढ़ा राजा अक्सर इलाज के लिए विदेश में रहता और पीछे एक ऐसा सेटअप छोड़ जाता जहां फैसले लीबिया के हित में कम और बाहर के देशों के प्रेशर में ज्यादा होते। तेल निकल रहा था, लेकिन उसका फायदा सीधा अमेरिका और यूरोप की तरफ बह रहा था। गांवों की हालत खराब थी, बेरोजगारी बढ़ रही थी, स्कूल और अस्पताल नाम के थे, काम के नहीं। शहरों में थोड़ी चमक जरूर थी, लेकिन वो भी कुछ गिने चुने लोगों तक सीमित थी। आम आदमी के हिस्से में बस इंतजार और निराशा आ रही थी। उसी दौरान गमाल अब्राहम नसर की आवाज बार बार गूंज रही थी, अरबों को अपना कंट्रोल खुद लेना होगा। ये लाइन धीरे धीरे लीबिया के युवाओं के अंदर आग की तरह फैलने लगी। आर्मी के अंदर भी हलचल शुरू हो चुकी थी। कई युवा अफसर थे जिनके अंदर फ्रस्ट्रेशन भी था और बदलाव की चाह भी। और इसी ग्रुप में एक नाम सबसे अलग नजर आता था, कप्तान मुअम्मर गद्दाफी। वो सिर्फ गुस्से में नहीं था, वो सोच रहा था, प्लान कर रहा था। उसे समझ आ चुका था कि सिर्फ नारे लगाने से सिस्टम नहीं बदलता, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी चाहिए, एक ऑर्गेनाइज्ड ऑपरेशन चाहिए। उसे साफ दिख रहा था कि किंग इद्रिस का दौर खत्म होने वाला है। जनता के दिल से उनका इन्फ्लुएंस लगभग गायब हो चुका था। तभी एक और खबर आई, किंग ने तय किया कि वो सत्ता अपने भतीजों को सौंप देंगे। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल डिसीजन नहीं था, ये एक सिग्नल था कि वही पुराना साइकिल दोबारा शुरू होने वाला है। गद्दाफी और उसके साथियों को यही बात सबसे ज्यादा चुभी। उन्हें लगा कि अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो लीबिया हमेशा के लिए एक पपेट स्टेट बन जाएगा। और यहीं से शुरू हुआ एक हिडन मूवमेंट। आर्मी के अंदर ही क्वाइटली एक नेटवर्क तैयार किया गया, फ्री यूनियनिस्ट ऑफिसर्स मूवमेंट। नाम जितना सिंपल था, मिशन उतना ही क्लियर। पावर शिफ्ट होगा बिना खून खराबे के। ये कोई इंपल्सिव रिबेलियन नहीं थी, ये केयरफुली प्लान्ड ऑपरेशन था। हर कदम सोच समझ कर रखा जा रहा था। दूसरी तरफ किंग इद्रिस लगातार ऐसे एग्रीमेंट्स कर रहा था जिससे वेस्टर्न कंट्रोल और मजबूत हो रहा था। ग्राउंड पर गुस्सा अब दबा हुआ नहीं था, वो शेप ले रहा था। फिर आई वो रात, 1 सितंबर 1969। किंग इद्रिस उस वक्त तुर्की में था इलाज के लिए, और ठीक उसी विंडो में गद्दाफी और उसके साथियों ने अपना मूव एग्जीक्यूट किया। त्रिपोली के स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स, कम्युनिकेशन सेंटर्स, मिलिट्री बेसिस की इंस्टॉलेशंस, सब पर एक एक करके कब्जा कर लिया गया। हैरानी की बात यह थी कि पूरा ऑपरेशन बिना गोली चले पूरा हो गया। न केओस, न ब्लडशेड, बस एक साइलेंट टेक ओवर। अगली सुबह जब लोगों ने रेडियो चालू किया तो उन्हें एक नई आवाज सुनाई दी, एक कॉन्फिडेंट टोन जिसमें कोई हेजिटेशन नहीं था। अब लीबिया में शाही राज खत्म हो चुका है, अब यहां जनता का राज होगा। यह आवाज थी मुअम्मर गद्दाफी की। उसी पल एक नया चैप्टर शुरू हो गया। उसने साफ ऐलान कर दिया, अब कोई राजा नहीं, कोई ताज नहीं, लीबिया एक रिपब्लिक है। किंग इद्रिस को वापसी का मौका तक नहीं मिला। कुछ ही दिनों में पूरा कंट्रोल गद्दाफी के हाथ में आ चुका था, और यहीं से शुरू हुआ उसका लंबा रूल। 42 साल का अनइंटरप्टेड कंट्रोल। शुरुआत में उसके फैसले सीधे जनता के दिल में उतरते गए। उसने तेल से आने वाले रेवेन्यू का डायरेक्शन बदल दिया। अब वो पैसा बाहर नहीं, देश के अंदर इस्तेमाल होने लगा। शिक्षा, इलाज, बिजली, सबको एक्सेसिबल बनाया गया। घर बनाने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट दिया गया। शादी करने वाले कपल्स को भी मदद मिलने लगी। महिलाओं को नए अधिकार दिए गए। उसका इमेज तेजी से एक ऐसे लीडर का बन रहा था जो ग्राउंड लेवल पर इंपैक्ट डाल रहा है। लेकिन हर पावर राइज अपने साथ रेजिस्टेंस भी लेकर आता है। जैसे जैसे उसका इन्फ्लुएंस बढ़ा, वैसे वैसे उसके खिलाफ खड़े होने वाले भी बढ़ते गए। उसका बेखौफ अंदाज, उसका आउटस्पोकन बिहेवियर, ये सब अमेरिका और यूरोप को लगातार प्रोवोक कर रहा था। और सिर्फ बाहर ही नहीं, कुछ अरब देश भी उसके खिलाफ खड़े होने लगे। एक कैरिज्मेटिक आर्मी ऑफिसर
अब ग्लोबल स्टेज पर एक अनप्रिडिक्टेबल प्लेयर बन चुका था। वो गामल अब्देल नसर से इतना प्रभावित था कि उसने खुद को उसी रास्ते पर ढालना शुरू कर दिया। उसने खुद को कैप्टन से कर्नल घोषित किया। जैसे नासिर के लिए स्वेज कैनाल एक सिंबल था, वैसे ही गद्दाफी के लिए लीबिया का तेल एक पावरफुल वेपन बन चुका था। 1950 के आखिर में जब लीबिया में बड़े पैमाने पर तेल मिला तो उस पर कब्जा कर लिया विदेशी कंपनियों ने। ये कंपनियां अपनी शर्तों पर दाम तय करती और मुनाफे का बड़ा हिस्सा अपने देशों में ले जाती। लीबिया की जनता को सिर्फ क्रम्स मिलते थे। गद्दाफी ने इस सेटअप को सीधे चैलेंज किया। उसके लिए यह सिर्फ इकोनॉमी का मामला नहीं था, यह सेल्फ रिस्पेक्ट का सवाल था। उसने फॉरेन ऑयल कंपनीज के सामने नई टर्म्स रखी। टोन बिल्कुल साफ थी, अगर हमारी कंडीशंस नहीं मानी गई तो ऑयल प्रोडक्शन बंद कर दिया जाएगा। उसका स्टेटमेंट ब्लंट था, जो लोग हजारों साल बिना तेल के जिए हैं वो कुछ साल और भी सरवाइव कर सकते हैं। ये सिर्फ एक वार्निंग नहीं थी, ये आने वाले टकराव का पहला खुला इशारा था और असली खेल अभी शुरू होना बाकी था। ये सिर्फ एक बयान था या एक कैलकुलेटेड स्ट्रेटजी, उस समय किसी को साफ समझ नहीं आया, लेकिन जो हुआ उसने ग्लोबल ऑयल पॉलिटिक्स की डायरेक्शन बदल दी। पहली बार किसी डेवलपिंग कंट्री ने खुलकर अपने नेचुरल रिसोर्स पर कंट्रोल जताया और मुनाफे का बड़ा हिस्सा अपने पास रख लिया। लीबिया का ये मूव बाकी देशों के लिए एक सिग्नल बन गया कि गेम बदला जा सकता है। और देखते ही देखते 70 का दशक अरब पेट्रो बूम के नाम से जाना जाने लगा। लीबिया को इसका इमीडिएट इंपैक्ट मिला। यहां का तेल प्रोडक्शन गल्फ देशों के बराबर था, लेकिन पॉपुलेशन बहुत कम, मतलब साफ था, कम लोग ज्यादा पैसा। और यही इक्वेशन देश की तस्वीर बदलने लगी। इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो होने लगा, बेसिक सुविधाएं बेहतर होने लगी और पहली बार आम लोगों को लगा कि सिस्टम उनके लिए भी काम कर सकता है। फिर आया 1973 और साथ में एक बड़ा जियोपॉलिटिकल मोमेंट। अरब इजराइल जंग शुरू हुई और रिस्पॉन्स में अरब देशों ने अमेरिका और यूरोप को ऑयल सप्लाई घटा दी। ग्लोबल मार्केट में पैनिक फैल गया, प्राइसेस शूट करने लगे। उसी दौरान लीबिया की अर्निंग अचानक कई गुना बढ़ गई। रोजाना करोड़ों डॉलर का फ्लो आने लगा। लेकिन असली ट्विस्ट यहां था, गद्दाफी ने इस वेल्थ को इलीट क्लास तक सीमित नहीं रहने दिया। उसने सीधा ऐलान किया कि यह पैसा जमीन पर दिखना चाहिए। गांवों में स्कूल और अस्पताल बनने लगे, हाउसिंग स्कीम्स शुरू हुई, शादी करने वाले कपल्स को फाइनेंशियल सपोर्ट मिलने लगा और किसानों को इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिए जाने लगे। पेट्रोल इतना सस्ता हो गया कि लोग कंपैरिजन करने लगे, पानी से भी सस्ता। उस दौर में जब अफ्रीका के कई देश बेसिक सर्वाइवल के लिए जूझ रहे थे, लीबिया तेजी से कॉन्टिनेंट का सबसे प्रॉस्परस देश बनता जा रहा था। एवरेज इनकम पूरे अरब और अफ्रीकी रीजन में सबसे ऊपर पहुंच गई। लेकिन गद्दाफी का विजन यहीं रुकने वाला नहीं था। उसने एक और बड़ा आइडिया सामने रखा और यह आइडिया सीधे ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को चैलेंज करता था। उसने कहा कि जब हम ऑयल बेचते हैं तो अर्निंग डॉलर में होती है और डॉलर पर कंट्रोल वेस्टर्न ताकतों के पास है। तो क्यों ना एक ऐसी अफ्रीकी करेंसी बनाई जाए जो सोने पर आधारित हो, ताकि डिपेंडेंसी खत्म हो जाए। यह सिर्फ इकोनॉमिक प्रपोजल नहीं था, यह पावर स्ट्रक्चर को हिलाने वाला कॉन्सेप्ट था। यहीं से टेंशन की एक नई लेयर शुरू होती है। लेकिन उस वक्त लीबिया के अंदर कहानी अलग चल रही थी। वहां की जनता गद्दाफी को सिर्फ एक रूलर नहीं बल्कि एक सेवियर की तरह देखने लगी थी। लोग मानने लगे थे कि अगर वो नहीं होता तो शायद हालात वैसे ही रहते जैसे पहले थे। और गद्दाफी खुद भी बार बार यही दोहराता, वो राजा नहीं है, वो जनता की आवाज है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी हमेशा इतनी सिंपल नहीं होती। वक्त के साथ गद्दाफी को एहसास हुआ कि पूरे अरब वर्ल्ड को एक प्लेटफॉर्म पर लाना उतना आसान नहीं है जितना उसने सोचा था। अलायंसेस टूटने लगे, ट्रस्ट कमजोर पड़ने लगा। तब उसने अपना फोकस शिफ्ट किया। अब उसका टारगेट था लीबिया के अंदर एक नया पॉलिटिकल मॉडल क्रिएट करना। और यहीं से जन्म हुआ उसकी थर्ड यूनिवर्सल थ्योरी का। उसका दावा था कि दुनिया अब तक दो सिस्टम्स के बीच फंसी रही है, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म। दोनों में फ्लॉज हैं, दोनों में इम्बैलेंस है। गद्दाफी का कहना था कि उसका मॉडल इन दोनों का ऑल्टरनेटिव है, एक ऐसा सिस्टम जो लोगों को डायरेक्ट कंट्रोल देगा, जहां एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, जहां रियल फ्रीडम मिलेगी। उस समय उसका इन्फ्लुएंस इतना स्ट्रांग था कि लोग सिर्फ सुनते नहीं थे, फॉलो करते थे। उसकी बातें आइडियोलॉजी बनती जा रही थी। और जब उसने अपनी इस सोच को एक किताब में बदला, ग्रीन बुक, तो उसे एक रेवोल्यूशनरी गाइड की तरह पेश किया गया। दावा था कि ये किताब सोसाइटी को नए तरीके से ऑर्गेनाइज करेगी, जस्टिस दिलाएगी और पावर को लोगों तक पहुंचाएगी। लेकिन धीरे धीरे क्रैक्स दिखने लगे।
क्रिटिक्स ने कहना शुरू किया कि ये किताब असल में एक पॉलिटिकल टूल है, एक ऐसा फ्रेमवर्क जो जनता को कंट्रोल करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें कहा गया कि इलेक्शंस जैसे सिस्टम्स फेक हैं, रियल डेमोक्रेसी तो छोटे छोटे कम्युनिटी ग्रुप से आएगी जो ग्राउंड लेवल पर डिसीजंस लेंगी। ऊपर एक स्ट्रक्चर्ड चेन बनेगी, बेसिक पॉपुलर कांग्रेस से लेकर सेंट्रल सेक्रेटेरिएट तक। सुनने में ये मॉडल बैलेंस्ड लगता था, लेकिन ग्राउंड पर पिक्चर कुछ और ही बन रही थी। ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम नहीं बल्कि एक टाइट पिरामिड बन चुका था। सबसे ऊपर गद्दाफी और उसका इनर सर्कल, और नीचे एक मजबूत सिक्योरिटी नेटवर्क जो डिसेंट को जगह ही नहीं देता था। जमाहिरिया नाम दिया गया, मतलब जनता का राज, लेकिन असल में कंट्रोल कुछ हाथों में सिमटता जा रहा था। लोगों को मीटिंग्स में शामिल तो किया जाता था, लेकिन उनके पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं थी। सवाल पूछना रिस्क बन चुका था। क्रिटिसिज्म का मतलब था सीधा एक्शन और कई बार जेल। सिस्टम ऊपर से पार्टिसिपेटरी दिखता था, लेकिन अंदर से टाइटली कंट्रोल्ड था। और इसी बीच गद्दाफी ने अपना फोकस बाहर की तरफ और ज्यादा शार्प कर दिया। उसका साफ स्टैंस था, जो भी वेस्टर्न पावर्स के खिलाफ खड़ा है वो उसका नेचुरल अलाई है। उसने ओपनली उन ग्रुप्स को सपोर्ट देना शुरू किया जो एग्जिस्टिंग ग्लोबल ऑर्डर को चैलेंज कर रहे थे। पैसा, हथियार, ट्रेनिंग, सब कुछ। फिलिस्तीनी मूवमेंट्स, खासकर पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को उसने खुलकर सपोर्ट किया, क्योंकि वो इजराइल को अमेरिका का एक्सटेंशन मानता था। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ लड़ रहे नेल्सन मंडेला को भी उसने बैकिंग दी, जब दुनिया के कई बड़े देश चुप थे। अफ्रीका और यूरोप के कई रिबेल ग्रुप्स तक उसका नेटवर्क पहुंच चुका था। यहां तक कि ब्रिटेन के खिलाफ लड़ रही आयरिश रिपब्लिकन आर्मी को भी उसने रिसोर्सेज उपलब्ध कराए। ये सब मूव्स उसे एक अनप्रेडिक्टेबल ग्लोबल प्लेयर बना रहे थे। कोई साफ नहीं समझ पा रहा था कि उसका अगला कदम क्या होगा। उसकी रीच बढ़ रही थी, उसका इन्फ्लुएंस फैल रहा था, लेकिन साथ ही उसके खिलाफ बनने वाला प्रेशर भी धीरे धीरे शेप ले रहा था। क्योंकि हिस्ट्री बार बार एक चीज दिखाती है, जब पावर लंबे समय तक एक ही हाथ में रहती है तो परसेप्शन बदलने लगता है, डिसीजंस पर्सनल होने लगते हैं, ऑपोजिशन दुश्मन लगने लगता है, और लीडर को खुद पर पूरा यकीन हो जाता है कि वही सही है। और गद्दाफी अब उसी मोड़ की तरफ बढ़ रहा था जहां से वापसी आसान नहीं होती। अब गद्दाफी का एक नया चेहरा सामने आने लगा था, एक ऐसा चेहरा जिसमें पावर का असर साफ दिखता था। उसके कपड़े अब सिर्फ कपड़े नहीं रहे थे, वो एक स्टेटमेंट बन चुके थे। कभी सुनहरी बैजों से भरी फौजी वर्दी, कभी चमकीले गाउन, तो कभी अफ्रीकी ट्रेडिशनल ड्रेस। हर बार कुछ ऐसा जो अटेंशन खींचे। वो घंटों शीशे के सामने खड़ा रहता, बालों को सेट करता, कैमरे का एंगल खुद तय करवाता, और अगर कोई पत्रकार जरा सा भी सख्त सवाल पूछ ले तो उसका अंजाम सीधा जेल होता। ये वही आदमी था जो कभी खुद को जनता की आवाज कहता था, लेकिन अब सवाल उसे बर्दाश्त नहीं थे। उसके अंदर पावर का कॉन्फिडेंस अब एरोगेंस में बदलने लगा था। वेस्टर्न देशों की रिएक्शन उसके लिए मायने नहीं रखती थी, लेकिन यहीं उसने एक बड़ी गलती कर दी, क्योंकि दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोप लगातार मौके की तलाश में थे। एक इंसिडेंट सामने आया, जर्मनी के एक नाइट क्लब में धमाका जिसमें अमेरिकी सैनिक मारे गए। आरोप सीधे लीबिया पर लगे। और फिर आया 1986, जब ऑपरेशन एल डोराडो कैनियन लॉन्च किया गया। अमेरिका ने लीबिया पर सीधा हवाई हमला किया। इस अटैक में गद्दाफी का निजी सर्कल भी प्रभावित हुआ। कुछ रिपोर्ट्स में उसके परिवार के सदस्यों की मौत की बात सामने आई, यहां तक कि एक छोटी बच्ची का जिक्र भी हुआ। हालांकि इस पर आज भी बहस है, लेकिन एक चीज साफ थी, गद्दाफी टूटा नहीं। अगले ही दिन उसने दुनिया को मैसेज दे दिया, वो डरने वाला नहीं है। उसने साफ कहा कि वो अपने देश के लिए आखिरी सांस तक खड़ा रहेगा। और फिर उसने एक और कदम उठाया, और ज्यादा अग्रेसिव स्टांस। अब उसने खुलेआम उन ग्रुप्स को सपोर्ट देना शुरू किया जो वेस्टर्न सिस्टम के खिलाफ खड़े थे। ये सपोर्ट सिर्फ पॉलिटिकल नहीं था, इसमें रिसोर्सेज, ट्रेनिंग और नेटवर्क सब शामिल थे। फिलिस्तीनी मूवमेंट से लेकर अलग अलग रेबल ग्रुप्स तक उसकी रीच बढ़ती जा रही थी। दुनिया के लिए ये एक वार्निंग सिग्नल था, लेकिन गद्दाफी के लिए ये पावर प्रोजेक्शन। फिर अचानक कहानी एक और डार्क मोड़ लेती है। 1988, ठंडी रात और हवा में उड़ता एक पैसेंजर प्लेन, पैन एम फ्लाइट 103 बॉम्बिंग, एक ऐसा हमला जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। स्कॉटलैंड के लॉकरबी के ऊपर प्लेन हवा में ही बिखर गया, 270 लोगों की मौत, और ये घटना ब्रिटेन के इतिहास के सबसे बड़े हवाई हमलों में गिनी गई। शक की सुई फिर लीबिया की तरफ घूमी। जब शुरुआत में संदिग्धों को सौंपने से इनकार किया गया तो इंटरनेशनल प्रेशर तुरंत बढ़ गया। यूनाइटेड नेशंस ने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सैंक्शंस लगा दिए। सालों तक डिप्लोमेसी, नेगोशिएशन और प्रेशर चलता रहा। आखिरकार 1999 में 2 सस्पेक्ट्स सौंपे गए। उनमें से एक अब्देल बासित अल मिग्राही को दोषी ठहराया गया, जबकि दूसरे को
बरी कर दिया गया। इसके बाद गद्दाफी की ग्लोबल इमेज तेजी से बदलने लगी। अब वो सिर्फ एक रिबेल लीडर नहीं बल्कि एक अनप्रेडिक्टेबल और डेंजरस रूलर के तौर पर देखा जाने लगा। और जब 90 के दशक के बाद खबरें आने लगीं कि लीबिया किसी तरह का न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, तो ये पश्चिमी देशों के लिए सीधा रेड अलर्ट था। अमेरिका और यूरोप ने रिस्ट्रिक्शंस और सख्त कर दिए। लीबिया की विदेशों में जमा संपत्तियां फ्रीज कर दी गईं, ट्रैवल बैन्स लगने लगे, ऑयल ट्रेड पर असर पड़ा। धीरे धीरे लीबिया इंटरनेशनल आइसोलेशन में घिरता चला गया। गद्दाफी की इमेज अब एक ऐसे लीडर की बन चुकी थी जो अनप्रेडिक्टेबल भी है और डेंजरस भी। 2000 के दशक में उसकी पब्लिक अपीयरेंसेस भी कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनने लगी। कभी किसी समिट में पास बैठे लीडर पर धुआं फेंक देना, कभी खाड़ी देशों के शासकों पर सीधा तंज कस देना, कभी खुद को अफ्रीका का किंग बताना। हर हरकत हेडलाइंस बन रही थी, लेकिन असली टर्निंग पॉइंट अभी बाकी था। 2003 इराक वॉर। अमेरिका ने इराक पर हमला किया और सद्दाम हुसैन की सरकार गिरा दी। ये घटना गद्दाफी के लिए सिर्फ खबर नहीं थी, ये एक वार्निंग थी। उसे साफ दिखने लगा कि अगला टारगेट वो भी हो सकता है। यहीं से उसने स्ट्रेटजी बदली। पहली बार उसने बातचीत का रास्ता चुना। अमेरिका और यूरोप के साथ डील की कि वो अपने न्यूक्लियर एम्बिशंस को खत्म कर देगा, बदले में सैंक्शंस हटाए जाएंगे। ये एक बड़ा शिफ्ट था। एक ऐसा लीडर जो हमेशा टकराव में रहा, अब नेगोशिएशन की तरफ बढ़ रहा था। इसके बाद उसने देश के अंदर कुछ बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स शुरू किए। इनमें सबसे चर्चित था ग्रेट मैन मेड रिवर प्रोजेक्ट, एक मैसिव इंजीनियरिंग सेटअप जिसमें दक्षिण लीबिया के नीचे मौजूद पानी को निकालकर उत्तरी इलाकों तक पहुंचाया गया। यह प्रोजेक्ट इतना बड़ा था कि इसे अरब दुनिया के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर अचीवमेंट्स में गिना गया। त्रिपोली और बाकी शहरों में माहौल थोड़ा खुलने लगा। जो लोग सालों से देश छोड़कर गए थे, उन्हें वापस आने का न्योता दिया गया। मैसेज साफ था, अब हालात बदल रहे हैं। कुछ समय के लिए ऐसा लगा भी कि लीबिया नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रहा है। गद्दाफी यूरोप के नेताओं से मिल रहा था, कैमरों के सामने मुस्कुरा रहा था, लेकिन यह बदलाव सिर्फ ऊपर से था, अंदर का सिस्टम वही था। जब देश में डे ऑफ रेज की आवाज उठी तो गद्दाफी ने एक अजीब सा बयान दिया। उसने कहा कि वो खुद भी इस प्रोटेस्ट में शामिल होगा, जैसे वो खुद अपने खिलाफ खड़ा हो। उसने दावा किया कि असली पावर जनता के पास है, वो खुद तो सिर्फ एक सिंबल है। लेकिन ग्राउंड पर रियलिटी इससे बिल्कुल अलग थी। लोग अब सच में बदलाव चाहते थे। इजिप्शियन रेवोल्यूशन ऑफ 2011 और ट्यूनीशियन रेवोल्यूशन की खबरें पहले ही पूरे रीजन में फैल चुकी थी। वहां रूलर्स गिर चुके थे और अब वही वेव लीबिया तक पहुंच रही थी। सबसे पहली तस्वीरें मगाजे से आईं। युवा सड़कों पर थे और उनके निशाने पर थी एक हरी रंग की इमारत, ग्रीन बुक का सिंबल, वही किताब जिसे सालों तक आइडियोलॉजी के नाम पर लोगों पर थोपा गया था। अब लोग उसे गिरा रहे थे, जैसे किसी लंबे कंट्रोल को तोड़ रहे हों। जैसे जैसे ये मूवमेंट बढ़ा, गद्दाफी को पहली बार अपनी पावर सच में खतरे में दिखी और उसका रिस्पॉन्स भी उतना ही सख्त था। इस बार टारगेट इंडिविजुअल नहीं, पूरे शहर थे। जहां विरोध दिखा वहां सेना भेजी गई, बाहरी लड़ाके लाए गए। दूसरी तरफ रिबेल्स एकजुट हो चुके थे। नेशनल ट्रांजिशनल काउंसिल के बैनर के नीचे गद्दाफी ने उन्हें डिसमिस करने की कोशिश की, उन्हें गुमराह युवा बताया, कहा कि उन्हें ड्रग्स देकर भड़काया जा रहा है। लेकिन ग्राउंड पर सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा रही थी। और इसी बीच एक और सीन दुनिया ने देखा। 2009 में न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली। उसे 10 मिनट बोलना था, लेकिन वो 1.5 घंटे तक बोलता रहा। बीच में उसने यूएन चार्टर के पन्ने फाड़ दिए, मरोड़ दिए और कैमरों के सामने उछाल दिए। उसकी आवाज, उसका गुस्सा, उसका बिहेवियर, सब कुछ एक अलग ही तस्वीर पेश कर रहा था। अब सवाल ये नहीं था कि गद्दाफी क्या कह रहा है, सवाल ये था कि वो किस दिशा में जा रहा है, और ये दिशा सीधे टकराव की तरफ बढ़ रही थी। हैरानी की बात यह थी कि इतने विवादों और अजीब बिहेवियर के बावजूद भी वेस्टर्न लीडर्स और बड़ी कंपनियां उससे डील करने से पीछे नहीं हट रही थीं। असल खेल साफ था, तेल और पैसा। उसके एक्शन से ज्यादा अहम था उसका रिसोर्स। जब तक फायदा मिल रहा था तब तक उसके साथ हैंडशेक चलता रहा। फिर दिसंबर 2010 ट्यूनीशिया से उठी एक चिंगारी ने पूरे अरब वर्ल्ड को हिला दिया। शुरुआत में लगा कि लीबिया इससे बच जाएगा। आखिर गद्दाफी 4 दशक से ज्यादा समय से सत्ता में था। लोग तो ये भी भूल चुके थे कि उससे पहले कौन था, लेकिन ये अंदाजा गलत साबित हुआ। जैसे जैसे दूसरे देशों में लोग सड़कों पर उतरने लगे, सोशल मीडिया, खासकर फेसबुक ने इस मूवमेंट को और तेज कर दिया। नैरेटिव बदलने लगा और इसी के साथ अमेरिका और यूरोप का स्टैंड भी धीरे धीरे शिफ्ट होने लगा। 2011 अरब दुनिया में बगावत की लहर अपने चरम पर थी। हर तरफ नारे गूंज रहे थे,
आजादी, इंसाफ, बदलाव। लेकिन सबसे बड़ा एक्सप्लोजन वहां हुआ जहां किसी ने सोचा भी नहीं था, लीबिया। और इस पूरे सिनेरियो में वेस्टर्न इन्फ्लुएंस का शैडो साफ दिखाई दे रहा था। अब गद्दाफी के देश में वो आवाजें उठने लगी थीं जिन्हें सालों से दबा दिया जाता था। फर्क बस इतना था कि इस बार उन आवाजों को बाहर से भी सपोर्ट मिल रहा था। 42 साल तक सत्ता पर बैठा आदमी पहली बार अपनी कुर्सी हिलती हुई महसूस कर रहा था। शुरुआत हुई बंगाजी से। वहां लोग सड़कों पर उतर आए, खुलकर विरोध शुरू हुआ। लेकिन गद्दाफी पीछे हटने वालों में नहीं था। उसने खुली चेतावनी दी, वो हर उस इंसान को खत्म कर देगा जो उसके खिलाफ खड़ा होगा। यही जिद, यही कठोर माइंडसेट उसकी सबसे बड़ी भूल बन गई। फिर एक घटना ने हालात को और भड़का दिया। एक एक्टिविस्ट और वकील फती तराबेल की गिरफ्तारी। वो उन कैदियों के केस लड़ रहे थे जिन्हें त्रिपोली की जेल में मार दिया गया था। ज्यादातर पीड़ित परिवार बंगाजी से थे, पहले से ही अंदर गुस्सा था। और 15 फरवरी 2011 को जब तराबेल को पकड़ा गया तो ये गुस्सा सड़कों पर फट पड़ा। शहर पोस्टरों, नारों और भीड़ से भर गया। बंगाजी अब प्रोटेस्ट का केंद्र बन चुका था। गद्दाफी ने जवाब दिया फोर्स से। गोलियां चलीं, टैंक उतरे, फाइटर जेट से बम गिराए गए। लेकिन इस बार मामला लोकल नहीं रहा। पूरी दुनिया ये सब लाइव देख रही थी। जैसे ही हालात बिगड़े, यूनाइटेड नेशंस ने इंटरवेंशन की मंजूरी दे दी। अब अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ओपनली मैदान में आ गए। नाटो की फोर्सेस ने गद्दाफी की मिलिट्री पर सीधा हमला शुरू कर दिया। ये सिर्फ एक अपराइजिंग नहीं रहा, ये फुल स्केल कॉन्फ्लिक्ट बन गया। लीबिया का सिस्टम टूटने लगा। शहर दर शहर कंट्रोल छूटता गया। इंफ्रास्ट्रक्चर बिखर गया। हर तरफ खून, डर और केओस। एक पूरा देश कोलैप्स की तरफ बढ़ रहा था। आखिरकार गद्दाफी को राजधानी छोड़नी पड़ी। त्रिपोली से निकलकर वो अपने गढ़ सिरते में जा छिपा। वहां से वो अपने लॉयल लोगों के साथ निकलने की कोशिश करता है। एक काफिला तैयार होता है, लेकिन ये मूव छुपा नहीं रह सका। नाटो के ड्रोन्स ने उस कॉन्वॉय को ट्रैक कर लिया। कुछ ही पलों में मिसाइलें बरसीं, गाड़ियां तबाह हो गईं। वो किसी तरह बचकर पास के एक ड्रेनेज पाइप में छिप गया। वही आदमी जिसने कभी दुनिया की बड़ी ताकतों को चैलेंज किया था, अब एक संकरी सुरंग में छुपा हुआ था। लेकिन ये छुपाव ज्यादा देर नहीं चला। बागियों को उसका लोकेशन मिल गया। जब उसे बाहर घसीटा गया तो उसका चेहरा खून से सना था। सांसें तेज चल रही थीं और वो बार बार एक ही बात कह रहा था, उसने उनका क्या बिगाड़ा है। लेकिन उस भीड़ के लिए अब कोई सफाई मायने नहीं रखती थी। सालों का गुस्सा, दर्द और बदला सब एक ही पल में फूट पड़ा। मारपीट, अफरा तफरी और फिर भीड़ में चली एक गोली। बस वहीं खत्म हो गया एक ऐसा चैप्टर जिसने कभी दुनिया की सबसे ताकतवर ताकतों के सामने आंख मिलाकर बात की थी। एक आदमी गिरा, लेकिन उसके साथ एक पूरा दौर भी खत्म हो गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि 2000 के दशक में वही गद्दाफी, जिसे वेस्टर्न देश अपना पार्टनर मान रहे थे क्योंकि वो इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ खड़ा था और यूरोप की तरफ होने वाले इलीगल माइग्रेशन को रोक रहा था, वही इंसान 2011 तक आते आते अचानक एक खतरनाक तानाशाह घोषित कर दिया गया। सिर्फ 2 महीने, 15 फरवरी से 19 मार्च तक का वक्त, और पूरी ग्लोबल परसेप्शन बदल गई। इससे एक चीज साफ दिखती है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, सिर्फ इंटरेस्ट होता है। जब तक ताकत है, साथ है, जैसे ही कमजोरी दिखी पूरा सिस्टम पलट जाता है। तो अब सवाल सीधा है, क्या गद्दाफी सच में वो विलेन था जैसा उसे दिखाया गया, या वो एक ऐसा लीडर था जिसने आखिरी सांस तक सिर झुकाने से इनकार किया? सोचिएगा और कमेंट में जरूर बताइए, आपकी नजर में गद्दाफी कौन था? अगर आपको ऐसी डीप रियलिटी बेस्ड स्टोरीज पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।